क्या हो अगर आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हो, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ना हो? कैन यू थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ कैसी होती है? हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा, हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, हम टीवी नहीं देख सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम फैन से हवा नहीं खा सकते हैं, कूलर नहीं चल सकता है, एसी नहीं चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता है। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आप लोग कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू चार्ज आवर मोबाइल फोन एंड ऑल एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें आप कहोगे, बट एक तरीके की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये बहुत कन्वीनियंट एनर्जी है बिकॉज इट कैन बी स्टोर्ड ऑल्सो। ठीक है, जैसे आपने बैटरी वगैरह देखा होगा, इन्वर्टर वगैरह होता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कन्वीनियंट होती है, इससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। तो धीरे धीरे करके देखेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आप नोट कीजिए चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका फिजिक्स में ह्यूमन आई के बाद का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है बेसिकली? इट इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ एटम। सपोज आपके पास एक एटम है, तो आपको पता है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर बेसिकली चार्जेस। ओके, तो इट इज बेसिकली अ smallest particle present in atom and it can be either positive or negative. It can be, आप साथ साथ इसको नोट करते भी जाइएगा। ठीक है, it can be either positive or negative। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे हम प्रोटॉन, एज यू ऑल नो प्रोटॉन। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन। इजी है ये तो। ठीक है, द एसआई यूनिट इज ऑफ चार्ज इज कूलम, CULOMB, कूलम। ठीक है, और ये डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल C से। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज सपोज एक बॉडी है कोई, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है। ठीक है, इरेगुलर बॉडी मैंने ली यहाँ पे, तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल चार्ज है Q। तो Q चार्ज बेसिकली कितना होता है इसके अंदर चार्ज, वो हम फाइंड करेंगे। सपोज में इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही है ना, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फॉर एग्जांपल इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट से इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू NE। अगर हमें फाइंड करना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज तुमको दिया गया है Q की वैल्यू दे दी तुम्हें 1 कूलम, Q की वैल्यू दे दी 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम दे दिया, और आपसे पूछा गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और आपको दिया होगा इसमें क्वेश्चन में E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये आपको दिया होगा। ठीक है, ये भी आपको दिया होगा। तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको? Q इज इक्वल्स टू NE। तो N कितना आ जाएगा? Q अपॉन E, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो N आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
इतने 6 इंटू 10⁸ इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैन यू इमेजिन? अगर इसके चार्ज क्या है 1, ठीक है, अगर इसका चार्ज मैं 2 कर दूं, इमेजिन अगर मैं चार्ज का क्या कर दूं, अगर देखो 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 6 इंटू 10⁸। अगर इसका मैंने चार्ज डबल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, 12 इंटू 10⁸ हो जाएगा। अगर मैं इसका चार्ज 3 कर दूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको आप नोट कीजिए। नाउ अगर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। आपको ये टर्म सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स भी होते हैं सर? यस होते हैं। सबसे पहले देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मूविंग चार्जेस से बनती है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, ये कह सकते हो चार्जेस आर इन मोशन। आपको क्लियर हो रहा होगा चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को चार्ज बोलते हैं। चार्जेस अगर मोशन में है तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्जेस जो हैं मोशन में नहीं है तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, यू माइट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, लाइक आप लोग स्केल से अपने हेयर्स में रब करते थे तो स्ट्रिप जो पेपर्स होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे, वो उसमें स्टिक हो जाते थे। या फिर बलून से आप लोग रफ करो तो स्ट्रिप पेपर्स उसमें स्टिक हो जाएंगे। कभी कभी देखा होगा आप टीवी के पास जाते हो, अगर हम टीवी 1-2 आवर्स चल रही है, उसके बाद टीवी के पास जाओ, अपने ये हैंड वगैरह पास टच हो जाए तो आपके हेयर्स खड़े हो जाते हैं, एकदम से स्ट्रेट इरेक्ट हो जाएंगे। तो क्यों हो रहा है वैसा? वो हो रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारी मूविंग चार्जेस की में होती है, जो वायर्स वगैरह में होती है, वो चीज़ होती है, ठीक है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, लेफ्ट पेज में नोट करना। अब हम देखेंगे करंट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? ठीक है, करंट क्या होता है? सपोज आपके पास एक वायर है, सपोज दिस इज वायर, लेट्स से कॉपर वायर, कॉपर वायर आपके पास है और आपको पता है ये मेटल है, दिस इज बेसिकली मेटल, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम दे आर नॉट इन मूविंग, बेसिकली वो फ्रीली अपने मेटल में एम्बेड है मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। सपोज तुमने इस वायर को वायर से किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, स्विच में, किसी स्विच में कनेक्ट कर दिया, ये तो क्या बन गया, ठीक है, स्विच में कनेक्ट कर दिया, दोनों इसमें प्लग लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, यस और नो? यस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, ठीक है। करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सी नहीं होता है, ठीक है। सी तो यूनिट होती है चार्ज की, चार्ज की यूनिट होती है सी, ठीक है। सिंबल इज आई और इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू रेट, मतलब दिस इज नॉट मनी, रेट मीन्स नॉट मनी, रेट मीन्स टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे कि
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे क्या होगा, रेट से बात हो रही है मतलब टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा चार्ज मतलब Q अपॉन T। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I is equals to Q upon T, where Q is charge. This is basically charge in coulomb, C में होगा ये, और ये है टाइम सेकेंड में, और ये है आपका करंट इन, अभी मैं बताऊंगा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, मैं अब इसके बाद बताऊंगा। इसको मैं इरेज कर दूं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ करंट, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, आप यहां से देखो, ये क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, क्योंकि यूनिट क्या होती है कूलाम, और टाइम की क्या होती है यूनिट सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट बन गई, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, इन्होंने अपने नेम पे इसकी यूनिट रखी थी, दैट इज एम्पियर, यही इसकी एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, एसआई यूनिट होती है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, कैपिटल A. Again I am telling what is the SI unit of current, capital A means ampere, okay, you note down this and this also. Now one question arises in my mind कि 1 ampere क्या होता है, what is 1 ampere, what is 1 ampere। देखो करंट की यूनिट क्या होती है, सॉरी फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q अपॉन T। तो ये 1, दिस इज व्हाट करंट इन एम्पियर, दिस इज व्हाट चार्ज इन C कूलम, दिस इज व्हाट टाइम इन सेकेंड। तो ये 1 कब आएगा, ये टर्म 1 कब आएगा, जब Q क्या होगा 1 होगा, टाइम क्या होगा 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 तभी तो 1 आएगा, तभी को कहेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज वन कूलम ऑफ चार्ज flowing in 1 second, flowing in 1 सेकेंड। मीन्स अगर एक वायर है उसमें अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो इसका करंट क्या होगा 1 एम्पियर, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ current produced when 10 coulomb of charge flows in 5 seconds, flows for 5 seconds। एक वायर है उसमें 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। Q कितना है, Q कितना है यहाँ पे 10 कूलम है ना, और टाइम कितना है 5, कितना आंसर आ गया 2, इजी 2 एम्पियर करंट है इसका, ठीक है। अगर हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। समझ आया आपको, अच्छी बात है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आप थोड़ा समझिए।
सपोज आपके पास एक वायर है, आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है Q, ए पॉइंट पे चार्ज है, ए एंड पे, यहाँ पे बी एंड है। तो इसमें करंट कब फ्लो होगा? जब ये चार्ज आगे मूव करेगा। इसमें करंट कब फ्लो होगा? जब ये चार्ज आगे मूव करेगा। डेफिनेटली मोशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये मूव करेगा आगे तभी तो करंट बनेगा ना, श्योर हो? ठीक है। सेकंड केस देखो, सपोज एक पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है इसके अंदर, और इस वाटर को तुम्हें बाहर आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पंप लगा देंगे। हमने क्या करेंगे, यहाँ पे पंप लगा दिया और ये पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, पानी बाहर निकल आया। तो यहाँ पे पानी बाहर कैसे निकला? जब तुमने पंप लगाया, पंप ने कुछ ना कुछ किया होगा तो पानी बाहर निकला, ठीक है। अब ये चार्ज को आगे मूव कराना है तो क्या करोगे? करंट बनाना है, मतलब करंट बनाना है। तो हम इसमें बैटरी लगा दें, ऐसे करके बैटरी लगा दें अगर यहाँ पे, तो करंट हमारा बनेगा। तो चार्ज आगे मूव करेगा, क्या बनेगा? करंट बनेगा। श्योर? ओके। अब देखो यहां पंप ने क्या किया, बेसिकली एक प्रेशर प्रोवाइड किया यहां पे, जिससे कि पानी आगे की तरफ मूव किया। इसने एक प्रेशर दिया ना, पंप ने प्रेशर लगाया, पानी का आगे बढ़ो, धक्का मारा, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। तो यहां क्या हुआ, बैटरी ने प्रेशर लगाया चार्ज पे, बोला आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर लगाया बैटरी ने, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर बोला मैंने यहाँ पे, इसके केस में क्या बोलेंगे? प्रेशर नहीं बोलेंगे, ये कोई पंप नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूं तो समझ आ गया होगा। देखो चार्ज बेसिकली यहां से यहां मूव हुआ, चार्ज यहां से यहां मूव किया, तो यहां से यहां ले जाने के लिए इस बैटरी ने कुछ काम किया होगा चार्ज के ऊपर। द वर्क इज डन ओवर दिस चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। भाई तुम एक घर में हो, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसको पुश करेंगे आगे की तरफ, तभी तो वर्क करना पड़ेगा ना, इसको आगे मूव कराने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस PD इज बेसिकली व्हाट? वर्क अपॉन, जो काम किया, किसने किया काम? बैटरी ने काम किया। किसके ऊपर काम किया? चार्ज के ऊपर। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मोस्ट फेमस, आप लोग सबको पता होगा, वोल्टेज। यही हमारा वोल्टेज होता है। अब आपको समझ आया करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है? करंट क्या होता है? बेसिकली एक वायर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे मूव कर रहे हैं उसको बोलेंगे करंट, ठीक है। उस चार्ज को ले जाने के लिए, आगे की तरफ ले जाने के लिए किया गया काम अपॉन चार्ज इज द वोल्टेज, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखिए इसकी। इट इज, डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द work done in moving a charge from one point to another point, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किया गया काम ओवर अ चार्ज, ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट हो जाएगी? जूल अपॉन कूलम। चार्ज की कूलम होती है, वर्क की जूल होती है,
3 यूनिट हो गई तुम्हारी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा साइंटिस्ट आए थे अपना कहानी बताने, और उन्होंने अपने नाम पे ही, एक साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा ये तो ठीक है, अच्छी बात है, फॉर्मूला से यूनिट आपने बना दी, लेकिन हम अपने नाम पे रखेंगे यूनिट एसआई यूनिट, जो कि थी वोल्ट। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे आपके घर पे 220 220 वोल्टेज आता है, कभी 100 वोल्ट आता है, तो वो बेसिकली वोल्ट है। दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी थोड़ी थोड़ी चीजें। ओके, आप इसको नोट कीजिए। नाउ अगर मैं इसी में बोलूं आपसे कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट कब होगा, देखो ना फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क, ये चार्ज। जब वर्क 1 होगा, चार्ज होगा 1, तभी तो 1 वोल्ट आएगा ना, तभी तो 1 वोल्ट आएगा। तो व्हेन यूनिट वर्क is done over unit charge, it is called 1 वोल्ट। ठीक है, जब यूनिट वर्क करना पड़े, मतलब 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज पे, तो उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a charge of 5 कूलम बाय अ बैटरी। बैटरी काम कौन करेगा, बैटरी तो करेगी। वहां पे देखो पंप जो था वो इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड करा रहा था, तो यहाँ पे काम कौन करेगा, हम थोड़ी काम करेंगे चार्ज करंट को आगे, इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने के लिए, वो तो बैटरी काम करेगी ना, बाय बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क निकालना है, और V दिया गया हमारा 12, ठीक है, वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे हमें चार्ज कितना दिया गया है, 5 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो वैल्यू पुट कर दिए, 12 इंटू 5 कितना आ गया, 60 जूल। तो हमारी बैटरी जो है इतना वर्क करेगी चार्ज को आगे ले जाने के लिए। टाइम टू टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स को आगे, मतलब वर्क, इतना सारा वर्क करना पड़ता है हमारी बैटरी को, तो टाइम के बाद कुछ टाइम के बैटरी डाउन भी हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है चार्ज को आगे ले जाने के लिए। तो ये बैटरी डाउन इसलिए होती है। ठीक है, वर्क कर रही है ना बैटरी, करंट बना रही है ना, वो चार्ज को आगे फ्लो करा रही है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, जिससे मुझे की फीडबैक मिलता रहे। इसको आप नोट करो। इसके बाद हम देखेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर, इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपके घर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, या 150, 170, व्हाटएवर। देखो आप पिक्चर यहाँ बनी हुई है वोल्ट मीटर की। अब देखो एमीटर क्या होता है।
AMMETER, एमीटर. सेम इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट. ये करंट मेजर करता है, डिवाइस है. ठीक है, देखो फोटो यहाँ बनी हुई है मीटर की. तो किसी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो ये डिवाइस मेजर करती है. इसका सिंबल होता है इस तरीके से. ठीक है, प्लस माइनस बार लिखते हैं इसमें. इसका सिंबल होता है V, ऐसे करके. ठीक है, कहीं आप अगर ये देखो इट मीन्स दिस इज अ वोल्ट मीटर. कहीं आप अगर ये देखो इट मीन्स इट इज अ एमीटर. और ये क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा. ये क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. ठीक है, नोट कीजिए. इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज होते हैं. सर्किट डायग्राम वगैरह बनाने के लिए काफी यूज होंगे. तो कुछ सिंबल्स देख लो आप लोग. सबसे पहले देखो आप, जैसे कुछ इस तरीके से अगर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सेल. आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा ये सब चीजें. इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको माइनस. जो ये बड़ा वाला होता है इसको प्लस, छोटा वाला माइनस. ठीक है, जो करंट हमारा फ्लो होता है वो प्लस के से नेगेटिव जाता है. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट ये आप कहीं साइड में लिख लीजिए, क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? इसकी अपोजिट. अगर हम ऐसी सेल्स को कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लगा दें तो यहाँ पे कितने सेल हो गए? 1 2 3, 3 सेल्स हो गए. दिस इज कॉल्ड बैटरी. ठीक है, इसके बाद की बात आती है. की अगर इस तरीके से ब्लैंक स्विच, इसको बोलते हैं स्विच, तो इसको बोलते हैं की. अगर इसमें डॉट नहीं बना हुआ है, कुछ भी डॉट नहीं है, तो इसको बोलेंगे ओपन की. ठीक है, मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा. अगर बीच में डॉट बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्लोज की. कंफ्यूज नहीं होना है, मीन्स करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो. थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट है कि क्लोज है तो कैसे करंट फ्लो करेगा, बट इट इज अ फैक्ट. ठीक है, एक और सिंबल होता है बल्ब का. इस तरीके से बनता है, ये बल्ब है. ठीक है, बल्ब का सिंबल ही होता है. ये आप नोट कीजिए सारा. ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये समझ चीज़ें नहीं आएंगी. ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि सपोज आपके पास एक वायर है. दिस इज द वायर, लेट्स से इट इज अ वायर, और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट कुछ फ्लो करेगा, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, लेट्स से I. तो अगर मैं बैटरी जो वोल्टेज है इंक्रीज करता हूँ, सपोज मैंने एक और बैटरी लगा दी, ठीक है, तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा. अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा. तो यही ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current flowing through a conductor means wire, is directly proportional to potential difference. This is what? Potential difference. एक और कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, provided that all physical conditions
ऑल फिजिकल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ऑल सेटअप, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स द सेम। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आपको कंप्लीट नोट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। नाउ इसके बाद अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, वो कुछ किस तरीके से बनेगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये हुआ अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और कन्वर्सली यू कैन से, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो ये कांस्टेंट टर्म आता है R, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट तरीका है वीर, VIR, वीर, ठीक है। वीर से आप याद रखना। और देखो R क्या बेसिकली रेजिस्टेंस, कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम समझ लीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली एक हिंड्रेंस होता है इन द पाथ ऑफ ए करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में तो उसके करंट की फ्लो होने में जो हिंड्रेंस होता है, प्रॉब्लम होती है, रुकावट होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, या कह सकते हो ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट। और इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल R ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इसके बारे में बताया था, और इसको इस तरीके से हम नोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूं, फार्मूले की ट्रिक्स, तो आप ज़रूर देखिए। फार्मूला ट्रिक्स मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से इसको समझिएगा। फार्मूला मेन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, V अपॉन R, ठीक है। और यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। तो इसमें अगर हम कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनाएं, यहाँ लिखें V, यहाँ लिखें I, यहाँ लिखें R, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो ये ट्रायंगल आप याद रखना, ये ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद इसका ग्राफ है वो आप देख लीजिए, इस आप नोट कीजिए इसको। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, या इसको बोलते हैं VI ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, एक ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका V, तो स्ट्रेट लाइन ये बनता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको आप बनाइए। इसके बाद आप एक क्वेश्चन में नोट कीजिए, फाइंड R। सपोज यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी 24, और ये वैल्यू यहाँ दे दी 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है R कितना होगा, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I। कैसे आया, V इज इक्वल्स टू IR, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वीर ट्रिक बताई थी, ट्रिक भी बताई थी, तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V कितना है 24,
आई कितना है 0.6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 ओम। 40 ओम आपका आंसर आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसको आप नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसी में मत नोट कर लेना, डायग्राम अलग बनाना, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये डायग्राम में आप बनाना। ना इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 1 ओम? व्हाट इज 1 ओम, या फिर ऐसे लिखोगे 1 ओम। 1 ओम मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है V/I। तो ये 1 कब आएगा, जब आपका वोल्टेज 1 होगा और करंट 1 होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 ओम इज डिफाइंड as the unit current flowing through a wire having potential difference PD as 1 वोल्ट। ठीक है, दोनों चीज़ 1 वोल्ट रहेगी, यूनिट करंट और वोल्टेज भी 1 रहेगा। तो ये आपका यूनिट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। सिंपल है। इसके बाद एक जैसे आपका इस तरीके से अगर बना हुआ है तो इसको बोलेंगे सिंपल रेजिस्टेंस। सिंपल रेजिस्टेंस अगर आपका इस तरीके से बना हुआ है, फॉर एग्जांपल एरो बना दिया ऊपर के लिए, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। इसका और भी सिंबल होता है आपका, जैसे कि इस तरीके से आपका बन सकता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इन दोनों चीज़ का दूसरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, व्हाट इज रियोस्टेट? इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मीन्स हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, कैन बी वेरी। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। Now our next topic is what are the factors affecting resistance। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने की ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यू हेडिंग है आपकी ये, रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, सेकेंड फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो ये सपोज एक वायर है, ठीक है, और इसका जो सामने की पोर्शन है, जो सर्कल पोर्शन है, कितना थिक है वो, ठीक, सामने से सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज आपके पास एक वायर है, पतला वायर है, ठीक है, और एक दूसरा एक वायर है, थोड़ा सा थिक वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, लेस होगा। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेसर इज द रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो क्या आएगा, L अपॉन ए, इक्वल टू का साइन हटाऊंगा तो आएगा रो L अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, इसको हम रो बोलते हैं, RHO, ये रेजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी भी बेसिकली एक तरह की रुकावट ही है और ये नेचर पे डिपेंड करती है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसको आप नोट कीजिए। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी
व्हाट इज रजिस्टिविटी इन डिटेल्स। रजिस्टिविटी का सिंबल हमने क्या देखा अभी, रो होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। तो ये बेसिकली क्या होती है चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा। देखो आर इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा, आर ए अपॉन एल आएगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और ये क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट, तो यूनिट क्या आ गई रजिस्टिविटी की, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, लेंथ है कितने आपके पास 1 मीटर। अब मैंने एक सपोज 2 मीटर का या 1.5 मीटर का कॉपर वायर ही लिया, तो इसमें वायर तो सेम है, वायर इज सेम, तो लेंथ इसकी डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, दोनों में से रेजिस्टेंस किसका होगा, ज़्यादा इसका होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई। बट अगर मैं पूछूं रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो रजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों कॉपर है, दोनों वायर जो है कॉपर के हैं। तो व्हाट इज रजिस्टिविटी, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक वायर लिया एल्यूमिनियम का 1 मीटर का, और दूसरा वायर लिया कॉपर का 1 मीटर का। तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बट रजिस्टिविटी दोनों की डिफरेंट हो गई, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी पे। अब हम देखेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। जैसे अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। नंबर 1 सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सपोज आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस है, ये R1 ये R2, इसका एंड CA है। देखिए आपके पास ये यहाँ पे बना हुआ रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एंड है, ये एंड है, 2 एंड हो गए इसके। तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, किसी चीज़ से ज्वाइन कर दिया, इसको दोनों को ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर दिया, तो इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। व्हेन 2 or more resistances are joined end to end ज्वाइन कर दिया ना, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, जिसको बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर और रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो सिंपल और ऐड कर देंगे इसमें। एक क्वेश्चन लिखिए, सपोज आपके पास ये आपके पास कनेक्शन दिया गया, इसकी वैल्यू है 10, इसकी 20, इसकी 5, इसकी 3 और इसकी 2। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 10 20 30, 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, कितना आएगा आंसर, 30 ओम। इजी, नोट डाउन। अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। पैरेलल
देखो सब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2, ठीक है। दोनों एंड को तुमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। उसमें क्या था, एक के बाद एक जोड़ रहे थे इस तरीके से। सीरीज में क्या था, लाइन से जोड़ रहे थे, जैसे ट्रेन नहीं होती एक के बाद एक जुड़ती है, वो सीरीज होता है। इसमें क्या है, आप कॉमन पॉइंट से दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ रहे हो, दिस इज कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन टू और मोर resistances are joined together by a common point, कॉमन पॉइंट से ज्वाइन होते हैं। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। लेट्स से इसको हम रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। आर टोटल क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। वहाँ पे क्या करते थे, सिंपल ऐड कर देते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। अगर इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है तो उसको भी हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। इजी, नोट करिए इसको। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज R1 की वैल्यू है 5 और R2 की वैल्यू है 10 ओम, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। R1 हमें दिया गया है 5 ओम, R2 दिया गया है 10 ओम, और हमें RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल है ना, ये रेजिस्टेंस पैरेलल हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1/5 प्लस 1/10। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कितना एलसीएम आएगा, 10, 5 2 जा 10 1 जा, तो आ जाएगा 3/10, 1/RP, ठीक है। अब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, RP इज इक्वल टू 10/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए या फिर यहीं तक छोड़ दीजिए होम, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम इन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दें, फॉर एग्जांपल 5 ये हो गया और दूसरा वाला 10 हो गया, सीरीज़ में जोड़ दिए, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज़ 5 प्लस 10 15 आया। दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सीरीज़ वाले की। तो सीरीज़ कनेक्शन का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है पैरेलल से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम आता है और सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज हम देखेंगे सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो लास्ट क्लास में देखा ही था हम लोगों ने। पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं सीरीज कनेक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। यू राइट डाउन एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन। देखो मैं आपको समझा देता हूं। सपोज आपने एक बल्ब लगाया सीरीज में, दूसरा बल्ब लगा दिया सीरीज में, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी से ये कनेक्टेड है, ये करंट फ्लो करेगा। सपोज किसी रीजन से ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेकेंड केस देखो, सपोज आपने दोनों बल्ब को
पैरेलल कनेक्शन में लगा दिया तो यहाँ से करंट बनेगा, ठीक है। तो किसी रीजन से ये बल्ब मान लो फ्यूज हो गया तो ये बल्ब जलेगा। देखते हैं, करंट यहाँ से गया, यहाँ पे इसको टू पाथ मिले, एक तो ये इस पाथ में जाएगा या तो इस पाथ में जाएगा। ये तो फ्यूज हो गया तो ये करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो करंट सारा कहाँ ट्रेवल कर जाएगा, इस पाथ में, और ये वापस चला जाएगा। तो कोई पाथ में ब्रेक हुआ नहीं, तो ये बल्ब ग्लो करता रहेगा, ठीक है। आपके घरों में भी इसी तरीके से कनेक्शंस होते हैं। सपोज आपके घर में 4 to 5 बल्ब्स लगे हुए हैं डिफरेंट रूम में, और एक बल्ब का अगर फ्यूज हो जाता है किसी रूम में तो क्या सारे रूम की लाइट ऑफ हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सिर्फ एक बल्ब फ्यूज होने से सारे रूम की लाइट ऑफ नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि वो सीरीज कनेक्शन नहीं है। हमारे घरों में कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन। तो इट इज मोर रिलायबल। तो आप क्या लिखोगे? इट इज मोर रिलायबल, ठीक है। सेकेंड क्या है? इफ वन of the bulb gets fused then other is not affected. If one bulb gets fused other is not affected. इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये डायग्राम आप बना लेना दोनों। other is not affected। इसमें थर्ड पॉइंट है वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज रिमेन सेम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। ये आप नोट कीजिए। सिमिलरली आप डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज बोल सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन ओवर पैरेलल कनेक्शन? इसका और करके भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वो आप भी आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कह सकते हो कंसेप्ट है, कि जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू किसमें सेम रहती है, किसमें डिफरेंट रहती है। आप थोड़ा देख लीजिए। अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें और पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये R, ठीक है, R1 R2, ठीक है। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी हो गई, यहाँ से करंट बनेगा, करंट यहाँ ट्रैवल करेगा, करंट यहाँ ट्रैवल किया तो इसमें करंट कितना गया? I। वही करंट आगे जाएगा, इसमें करंट कितना गया? I। तो ये यहाँ पे वापस आ गया। तो सीरीज में क्या सेम रहता है? I इज सेम, V इज डिफरेंट। मतलब इसमें वोल्टेज कुछ और होगा, इसमें वोल्टेज कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। करंट दोनों में सेम रहेगा। दूसरा केस, सपोज ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2। ये बैटरी है, उसका वोल्टेज है V। यहाँ से करंट बनेगा, ठीक है, करंट गया। यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो इधर जाए या तो इधर जाए। करंट डिवाइड हो गया, यहाँ पे I1 I2 में डिवाइड हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में जो है हमारा I क्या होता है? डिफरेंट होता है। वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। जहाँ इस जगह पे जितना वोल्टेज होगा वो होगा V, इस जगह पे कितना वोल्टेज होगा वो होगा V। वोल्टेज दोनों में सेम रहता है। V जो है वो सेम है, वोल्टेज जो होगा हमारा वो सेम रहेगा दोनों में। करंट डिफरेंट होता है। ये कंसेप्ट आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। आप हेडिंग नोट कीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं।
इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो काफ़ी आपने देखा होगा, सपोज एक वायर है, उसमें जब काफ़ी टाइम के लिए करंट फ्लो करता है, वायर आपके पास है कोई, उसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। जब उसमें करंट फ्लो करता है कुछ टाइम के लिए, हाफ आवर, 1 आवर, 2 आवर, तो वो कुछ देर के पास हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है वायर। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका फ़ोन भी हीट होता है, आपका मोबाइल का चार्जर भी हीट होता है, मोटर वगैरह होती है वो भी हीट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट हो रहा है बेसिकली, वो उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये साइंटिस्ट है जूल्स, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसमें आप स्टेटमेंट लिखेंगे, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर directly proportional to square of current, comma resistance and time। मीन्स जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आई स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो क्या हमें मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे के की वैल्यू आएगी आई स्क्वायर आर टी, के की वैल्यू यहाँ पे 1। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट कीजिए। देखो ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैंने स्टेटमेंट हो गया, बट अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि whenever a current flow in a wire, it become hot, गर्म हो जाता है वो। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप कंप्लीट नोट कीजिए। और ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसकी यूनिट होती है जूल। ये तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी है तो जूल ही यूनिट होगी, ठीक है। नोट डाउन दिस। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है प्रूव भी कर सकते हैं और मेथड से, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैथमेटिकल प्रूविंग ऑफ जूल्स लॉ, मैथमेटिकल प्रूविंग ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। दैट इज H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ से आया मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। देखिए इसको, वी नो, देखो बेसिकली आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू Q। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ से, ठीक है, क्लियर। और जो वर्क डन होता है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, जो वर्क डन हो रहा है, बैटरी कर रही है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लिखेंगे हीट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, हीट। नाउ आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, यस और नो। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, I इंटू टी। तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। इजी प्रूविंग थी कि नहीं, क्लियर, नो डाउट। नाउ आफ्टर दिस वी विल डू द numerical and its application of Joule's law। नंबर 1, इलेक्ट्रिक आयरन। जो हमारी आयरन होती है, प्रेस होती है, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है,
प्रेस गर्म हो जाती है। तो किसकी वजह से प्रेस गर्म हो रही है? करंट उसमें जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक केटल। जो केटल होती है ना इलेक्ट्रिक वाली, उसमें भी तो जब करंट फ्लो करेगा तभी तो, जब वो हीट होगी तभी तो उसमें वाटर वगैरह बॉयल होता है। मैगी वगैरह आप लोग बनाते हो केटल में, चाय वगैरह बनाते हो, ठीक है। और है टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर। और भी हैं, जैसे कि पानी गर्म करने वाली रॉड जो होती है, इमल्सन रॉड इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? इजी है ये, नोट करो इसे। जूल्स लॉ जो है आपका, जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। उसका जो फिलामेंट होता है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है। उसका टेम्परेचर अराउंड 3300 कुछ जाता है, 3380 अप्रॉक्स होता है डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हो जाता है उसका, तब वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आप लोग पढ़नी पड़ेंगी। आपकी स्क्रीन पे देखिए फ्लैश कर रहा है, इसको देखिए। तो ये आप यूजेस पढ़ेंगे। फ्यूज जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसमें जूल्स लॉ का भी एप्लीकेशन होता है। उसमें बेसिकली जो फ्यूज होता है वो एक, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का एलॉय यूज करते हैं, जिससे कि जब करंट ज़्यादा आता है तो वो मेल्ट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो वो आगे करंट सप्लाई नहीं करता है, तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब ज़्यादा तेज पावर सप्लाई हमारे घरों में आती है तो क्या होता है, फ्यूज जो एमसीबी जो होती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली एक्टिंग एज अ सर्किट ब्रेकर। तो अभी तो एमसीबी आने लगी है, पहले ज़माने में फ्यूज़ आते थे, ठीक है, बड़े बड़े होते थे फ्यूज़। देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस तरीके से फ्यूज़ होते थे। तो वो उसमें जो वायर लगता था वो लो मेल्टिंग पॉइंट का लगता था, ठीक है। यहाँ अपनी कॉपी पे नोट करना। फिर से मैं स्क्रीन फ्लैश कर रहा हूँ, यूजर्स अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। Now we will see what is electric power. It is basically a rate of change of work, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यू कैन से आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा व्हाट इज पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, अब यहाँ पे वर्क कौन करेगा? बैटरी करेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप मार्केट जाते हो तो बल्ब वगैरह बोलते हो कितने वाट का बल्ब है, ये 25 वाट का है, 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का। दैट इज बेसिकली वाट मीन्स दैट इज अ यूनिट ऑफ पावर। यू आर टॉकिंग अबाउट पावर, ठीक है। जैसे टीवी होती है 60 वाट की, 100 वाट की, कूलर होता है, फैन होता है 50 वाट, 100 वाट। दैट इज बेसिकली पावर, वर्क अपॉन टाइम। ओके, आप डेफिनेशन नोट कीजिए इसकी। थोड़ा सा देख लो पावर के बारे में, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। पावर क्या होता है? फॉर्मूला बेसिकली होता है P इज इक्वल टू वी आई। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आया कैसे वो भी देख लेते हैं। आपकी बुक में इसकी प्रूविंग नहीं दी गई है, मैं करा देता हूँ प्रूविंग। देखो, प्रूविंग एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से W क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए, V इंटू क्यू अपॉन टाइम। अब फॉर्मूला मैंने एक और बताया था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये क्या हो जाएगा? I। तो क्या फॉर्मूला बन गया? P इज इक्वल टू VI। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अगर मैं इसमें V इज इक्वल टू आई आर वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, क्या बन जाएगा? ये आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर अगर वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, ये क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपके पास पावर के कितने फॉर्मूले बन गए? तीन फॉर्मूले बन गए। और तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस सिर्फ मैंने ऐसे लिख नहीं दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है राइट द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसका एमसीक्यू भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर। तीनों फॉर्मूले दे दिए सही और एक गलत वाला दे दिया, जैसे P इज इक्वल्स टू V/I ऐसे कर दिया, एक रॉन्ग हो जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले मैंने प्रूविंग बताई, इसको ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए कॉपी पे। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर ये होती है तुम्हारी वॉट, ठीक है, वॉट। और किलो वॉट भी बोलते हैं इसको, किलो वॉट मीन्स यहाँ पे अगर 1000 वॉट है तो इसको बोलेंगे 1 किलो वॉट। ऐसा नहीं कि 1 किलो वॉट की मोटर है या फिर 1 किलो वॉट का जनरेटर 1 kV जिसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली 1 किलो वॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है आपका, व्हाट इज 1 वॉट, जैसे 1 ओम था ना वैसे ही, ठीक है। देखो समझ लो इसको, जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर है और इसको मैंने 1 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है, 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड when unit current flows through a 1 volt potential difference, ठीक है। दोनों चीज 1 होगी, P इज इक्वल्स टू VI फॉर्मूला है ना, जब दोनों चीज 1 होंगी तभी तो 1 आएगी पावर। इजी, नोट कीजिए इसको। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जो मैंने फॉर्मूले आपको सारे बता रहा हूँ ना, ये P इज इक्वल्स टू VI, ये सारे आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा, इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल का मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो उसमें सारे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगा, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आप सारे फॉर्मूले नोट करते जाइएगा। अगर आप चाहो तो अपनी तुम्हारी NCERT बुक में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी आपको क्लास 9 में पढ़ा होगा, कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, ठीक है। बट इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, E इज इक्वल टू PT। अगर आपको याद हो तो ये क्लास 9 में भी फॉर्मूला मैंने बताया था, वेयर पावर इज इन किलोवाट, ये किलोवाट में रहेगी, टाइम जो होगा वो आवर में होगा, ठीक है, आवर में होगा, और एनर्जी जो होगी वो किलोवाट आवर में होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे एक बल्ब है, ठीक है, और ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और 1 घंटे के लिए जल रहा है, 1 आवर के लिए जल रहा है। तो इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, कितना यूनिट बनेगा? तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। अब यहाँ पे पावर किस में है? वॉट में है, इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0.1, और टाइम कितना है? 1, कितना आ गया? 0.1 किलोवाट आवर। और यही तुम्हारी यूनिट्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर मेजर करता है, यही आपकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो मंथली आती हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? एक मैं और क्वेश्चन करा देता हूं, इसको आप नोट कीजिए। सपोज आपके घर में एक फ्रिज है, फॉर एग्जाम्पल 1500 वाट का, और टीवी है 100 वाट की, 5 बल्ब है 100 वाट के, 100 वाट के, ठीक है, और 7 डेज के लिए
चल रहे हैं और दिन में 8 घंटे चलते हैं, 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे चलते हैं, तो 7 दिनों में कितना एनर्जी बनेगी, कितना एनर्जी बनेगी, ठीक है, मतलब कितने यूनिट बनेंगे हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी 1600 और ये 500, कितना हो गया 21, ठीक है, क्लियर। तो ये किलोवाट में कितना होगा, कितना हो गया ये 2.1 किलोवाट, ठीक है, ये पॉइंट लगा है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 7 डेज 8 आवर, 7 डेज इंटू 8, 8 घंटे चल रहे हैं तो कितना हो गया 56 आवर, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी, आवर क्या है 2.1, टाइम कितना है 56, आप मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा ये 117.6 किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर मान लो गवर्नमेंट आपसे 7 रुपीज पर यूनिट ले रही है, 7 रुपीज पर यूनिट, तो इतनी एनर्जी का कितना बिल बनेगा, तो बिल क्या आ जाएगा 117.6 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आंसर आएगा 823.2 रुपीज, कितना बिल बनेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, उनको ट्राई करना, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है।